अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए वो ज़ात जो तमाम मखलूक का खालिक है, अपने रसूल और उनकी सैयदा ताहिरा सिद्दीक़ा खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। सबसे पहले आपको खबर देंगे कि मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,951 नए केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना मरीजों की तादाद 1,76,617 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक ही रोज में कोरोना के 119 मरीज जाँ बहक हो गए। सज्जाद काज़मी से मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। सज्जाद, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, आए रोज कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले 2-3 दिनों में कोरोना में केसेस में थोड़ी सी कमी देखने में आ रही है, लेकिन जो अमवात की तादाद है उसमें मुसलसल इजाफा ही देखने में आ रहा है। कोरोना की ओवरऑल केसेस की अगर बात की जाए तो अब तक 1,76,617 केसेस मुल्क भर से रिपोर्ट हो चुके हैं, और जबकि पिछले 24 घंटे में जो है 4,951 जो नए केसेस हैं वो सामने आए हैं। इस तरह अगर बात करें अमवात के हवाले से तो 119 नई अमवात हो चुके हैं, जिसके बाद टोटल अमवात जो है मुल्क भर में 3,501 अमवात हो चुकी हैं। और इस वक्त भी 3,469 जो पेशेंट हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में वेंटिलेटर्स पर और या फिर आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल हुए हैं। और उसके साथ साथ देखा जाए कि सुबह से कितने केसेस सामने आए हैं तो सबसे ज्यादा तो लीड कर रहा है वो सिंध का सूबा है, जहां से 67,353 केसेस कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं। इस तरह उसके बाद आता है पंजाब का नंबर, जहां से 65,739 केसेस इस वक्त तक जो है रिपोर्ट हो चुके हैं, और बलूचिस्तान से 9,328 केसेस जो है कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह वफाकी दौर-ए-हुकूमत इस्लामाबाद से जो है 10,662 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और मुसलसल इजाफा ही देखने में आ रहा है। और उसके साथ साथ आजाद कश्मीर से 813 केसेस हैं, और गिलगित बल्तिस्तान से 1,278 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए, और खैबर पख्तूनख्वा से 21,444 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इस तरह जो तादाद है इस तादाद बढ़ाई जा रही है किट्स के टेस्ट के हवाले से। इस तरह केसेस में मुसलसल जो है इजाफा ही देखने में आ रहा है। इस वक्त भी अगर देखा जाए जो रिकवरी का लेवल है वो भी थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन साथ साथ केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो अभी रिकवरी का जो लेवल है वो इस वक्त 68,892 जो लोग हैं वो कोरोना जैसी वबा को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं और घरों को लौट चुके हैं। आए रोज केसेस में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग जो सलाहियत है वो भी बढ़ाई जा रही है, जिस वजह से केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। और अमवात की तादाद पे कंट्रोल नहीं किया जा सका। इसमें एसओपीज की वायलेशन का भी मेन किरदार है, क्योंकि एसओपीज की वायलेशन के ऊपर जो है लोग एसओपीज के ऊपर जो है कार फरमानी हो रही है, जिस वजह से जो काफी केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। और जो ओल्ड एज के हैं उनमें तो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है जल्दी, जिस वजह से अमवात की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। और इस वक्त तक जो और आए रोज जो केसेस आ रहे हैं, पहले तो 6,000 को क्रॉस कर गए थे, लेकिन इस वक्त दोबारा से 4,950 तक दोबारा पहुंच चुके हैं। और आए रोज कोरोना के केसेस में जरूर कमी देखने में आ रही है, लेकिन अमवात की तादाद अभी तक रुक नहीं पा रही, जिस वजह से अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। एक हफ्ते के अंदर ही तकरीबन 1,000 से ज्यादा अमवात जो है वो मुल्क भर से रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और अगर बात करें उससे पहले तो 2-3 माह पहले की जो ओवरऑल अमवात की तादाद थी मुश्किल से वो 2,000 थी, लेकिन अब जो है इस वक्त तक 3,500 तक पहुंच चुकी है। जी सजाद, ये बताएगा कि तिब्बी माहिरीन का क्या कहना है कि टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है, इस वजह से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, या वाकईतन वायरस इतनी तेजी से ट्रांसमिट हो रहा है? और टेस्टिंग का कौन सा तरीकाकार अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है? टारगेट टेस्टिंग हो रही है, रेंडमाइज टेस्टिंग हो रही है? जी बिल्कुल, टेस्टिंग जैसे आपने बात की कि टेस्टिंग तो बढ़ाई जा रही है। टेस्टिंग जब उसकी सलाहियत बढ़ाई जाएगी तो केसेस जरूर सामने आएंगे। क्योंकि हमने पहले टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस नहीं किया। हमारा पहले फोकस था कि हमने एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाना, जो कि इसमें हम मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए। उसके बाद जब हमने टेस्टिंग की सलाहियत उसकी बढ़ाई तो उसके बाद जो केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। एक दिन में अब जो 28,000 तक टेस्ट किए जा रहे हैं, 30,000 तक भी हिट किया गया है, 31,000 तक भी हिट किया गया। तो इस वजह से टेस्ट के साथ साथ केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। अब 30,000 के केस मुल्क भर से अगर टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें 5,000 केसेस आ जाते हैं, 4,000 केसेस आ जाते हैं, जो कि रेशो ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए केसेस की तो केसेस बढ़ तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ साथ जैसे कि आपने बात की कि सैंपलिंग के हवाले से, तो सैंपलिंग जो पहले थी क्योंकि हमारे पास सलाहियत टेस्टिंग किट्स कम थी, तो हम उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो कि जिनमें सिम्टम्स होती थी और प्योर होती थी सिम्टम्स। अब जो है कोरोना के कई ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनमें सिम्टम्स होती ही नहीं है, जिस वजह से अभी क्या कोशिश होती है कि अभी हमारे पास काफी किट्स भी हैं, तो हम ऐसा सैंपलिंग का जो है वो रैंडम सैंपलिंग ली जा रही है कि आप अभी कल भी G7 में और G9 में और आई में जो है जो
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, उनकी जेर निगरानी एक टीम गई थी जो कि रैंडम सैंपलिंग कर रही थी ओल्ड एज बुजुर्गों को कर रही थी। उसमें सिम्टम्स हो ना हो उनकी भी किए जा रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी इसकी जो कोरोना के इस हद तक केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें सिम्टम्स होती ही नहीं है, जिस वजह से हम ये समझते हैं कि हमें कोरोना नहीं है, हमें सिम्टम्स ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना किसी न किसी हद तक पाया जाता है जो कि खतरनाक बाद में साबित होता है। जी सही। सजाद, तिबी सहूलियात के हवाले से भी आगाह कीजिएगा, हमारे हॉस्पिटल्स में तिबी सहूलियात कैसी हैं? क्योंकि हमारे हेल्थ सिस्टम के हवाले से कहा जा रहा था कि पहले ही फ्रेजाइल है, क्या हमारा हेल्थ सिस्टम अभी भी इतना स्ट्रांग है कि अगर केसेस की तादाद बढ़ती है तो उसको हेल्थ सिस्टम मैनेज कर सके? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है टेस्टिंग पे बढ़ाई जा रही है, लेकिन हमारा तिब्बी जो है किट्स हमारे पास जरूर अवेलेबल है। एनडीएमए की जन्म से काफी काविशों के बाद हमें जो है वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट जरूर है हमारे यहाँ के। अगर इस्लामाबाद की से मिसाल ली जाए तो इस्लामाबाद कितनी ज्यादा आबादी है, उसमें सिर्फ 100 उसको बेड्स अवेलेबल है। इस वक्त अस्पताल में मुश्किल से 100 बेड्स अवेलेबल हैं और वो भी लेने के लिए आपको तगोदो करना पड़ती है और उसके लिए भी आपको रेफरेंस चाहिए होता है। अगर बात करिए पिंडी के अस्पतालों की, तो पिंडी के अस्पताल तो कोरोना के जो तशवीशनाक मरीज हैं उनको हैंडल करने से काफी हैं, वो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप बेनजीर अस्पताल के अंदर इन्फ्यूजन सेंटर, इन्फ्यूजन जो पंप हैं वेंटिलेटर में लगे होते हैं जो कि मेन किरदार पार्ट एंड पार्सल का रोल अदा करते हैं, और वो इस वक्त नाकारा हो चुके हैं और 2 से 3 वेंटिलेटर मुश्किल हैं जो कि फिर सब फाल हैं, बाकी जो भी हैं और बेड्स का सिर्फ काम सर अंजाम दे रहे हैं, जिस वजह से वहां पर जो कोई मरीज आता है तो उसको डायरेक्ट शिफ्ट किया जाता है कि पिम्स में चले जाओ, क्योंकि पिम्स जुम्मन शाह का सबसे बड़ा जो है अस्पताल है और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा अस्पताल है और दूर दराज से मरीज यहाँ पर पहले ही पहुंचे होते हैं। तो जब यहाँ से भी ट्रैफिक भेज दी जाती है रावलपिंडी से भी अगर कोई मरीज हो वो वहां भेजा जाता है, उसके बाद वहां पर वैसे बोझ होता है और वहां पर मरीजों को इस हाल तक कंडीशन है कि वहां पर मरीजों को कहा जाता है कि आप जो है टोकन ले लें, कल आ जाएं, टोकन इस वक्त है नहीं, हमारी छुट्टी हो चुकी है, इस वक्त हमारे पास अब जो है अमला जो है वो बिजी है तो आप बाद में आ जाए, ऐसे कहकर मरीजों को जो है टाला जा रहा है। और मरीजों ऐसे भी मरीज हैं जो पिम्स में मौजूद हैं और लाइनों में बैठे हुए हैं और सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब हमारे टोकन सिर्फ काट के दे दें, टेस्ट तो बाद में करवाया जाएगा। और इससे तो रश बनने से तो कोरोना का मजीद फैलाव का खदशा है। इस तरह अगर बात करें पॉलीक्लिनिक अस्पताल का जो अमला है उसकी सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश है कि हमें कोई फोन पे कांटेक्ट कर ले और हम उसको रेफर करते हैं पिम्स में, वो पिम्स में जाके इलाज करवा ले। सब के सब जो जुड़वा शहरों का जो है जो अस्पतालों का वो सब के सब भेज रहे हैं पिम्स में, और पिम्स वाले भी मसाइल के सामना कर रहे हैं कि उनमें सिर्फ और 100 वेंटिलेटर इस वक्त जो है मुश्किल दस्तियाब हैं और उसमें भी जो अभी कोई गुंजाइश नहीं है और वो भी यही कोशिश है कि कोई डिस्चार्ज होगा तो वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, नहीं तो जो साथ साथ बाकी दिक्कत सारी ओपीडीज वगैरह जरूर बनना है। लेकिन इमरजेंसी की सूरत हाल ये है कि इमरजेंसी में जो मरीज आता है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है रिसीट काट कर, टोकन काट कर ही मुश्किल दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे। उधर पेशावर में लॉकडाउन के साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। पेशावर शहर आज जुज़वी तौर पर बंद है, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पेशावर के 9 इलाके मुकम्मल तौर पर सील हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से वाजिद शहजाद। जी वाजिद। अच्छा बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र जहाँ पर मुश्तबा अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, तो खैबर पख्तूनख्वा में इंतजामिया की जानिब से एक स्मार्ट डाउन लगा दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के एक सबसे बड़े इलाका जो जिसे गुलबहार कहते हैं, उस इलाके में जो कोरोना के वायरस जो पेशेंट है वो ज़्यादा हुए हैं, तो उस वजह से इस इलाके को सील किया गया। मेरा कैमरा मैन बताता चले तो ये वो इलाका है जिसमें इशरत सनमा चौक इसको कहते हैं, इलाके को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। जो अंदर बाहर से अंदर जो लोग आ रहे हैं पहले तो उनको मास्क की हदायत दी जा रही है, इसके अलावा उनको प्रॉपर पूछा जा रहा है, उसके बाद ही इस इलाके में छोड़ा जा रहा है। इलाके के हवाले से बताता चलूँ तो जो मजीद इलाके हैं, जिन इलाकों के नाम बताऊं तो उन इलाकों में जो है अशरफिया कॉलोनी, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ ही जो है 200 से 300 मुश्तबा अफराद जो हैं वो सामने आए हैं। इसी तरह अमवात का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अगर मैं मजीद इलाकों के हवाले से बताता चलूँ तो DC पेशावर ने ऐसे इलाकों को मजीद सील किया है। गुज़िश्ता रोज़ 2 और इलाके हैं जो बड़े इलाके हैं पेशावर के, उनको सील किया है। इसके अलावा अशरफिया कॉलोनी है, हयाताबाद फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 4 से लेकर जो है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी टाउन है, दीगर इलाके हैं जिनमें कोरोना की तादाद में इजाफा होता जा रहा है।
तो उन इलाकों को प्रॉपर सील किया जा रहा है। सील करने का मकसद यही है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको अपनाया जाए। इसके अलावा इन इलाकों के हवाले से मज़ीद बताऊँ तो जो दुकानें हैं, दुकानें रोटी की दुकान और इस तरह जो दूध की दुकानें हैं, जो अशियाए खुर्दनोश की दुकानें हैं, उनको इस्तिस्ना हासिल है, उनको खोला गया है। लेकिन जो दीगर दुकानें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मस्जिदों के हवाले से बताता चलूँ तो जो मस्जिदें हैं उनको जो है इजाज़त सिर्फ 5 बंदों की दी गई है। सिर्फ इन इलाकों में, जिन इलाकों में स्मार्ट डाउन लगाया गया है, एहतियाती तदाबीर का कहा गया है, मास्क लगाने का कहा गया है। इसी वजह से जो है डीसी पेशावर के अहकामात को फॉलो करें। डीसी पेशावर का यही कहना है कि जो लोग हैं एहतियात करें ताकि इस वबा से बचा जा सके। वाजिद शहजाद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। उधर गुजरांवाला में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस 6 इलाकों में लगाए जाने वाले स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे रईस खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी रईस। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में जिन 6 इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया था वहां पर सख्ती से स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। इस वक्त भी हम गुजरांवाला की पोश इलाका सेटेलाइट टाउन मार्केट में मौजूद है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी इस वक्त बिल्कुल वीरानी है। तमाम तर दुकानों को पहले 2 रोज तक खोला गया था, मगर हुकूमती अहकामात की जो खिलाफ वर्जी करने पर इस मार्केट को जो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इसके अलावा वापडा टाउन को भी आज मुकम्मल तौर पर सील किया गया। तमाम तर दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। ना तो मुकामी अफराद को बाहर जाने का कोई रास्ता है और ना ही गैर मुतलका अफराद जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं इन इलाकों में। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस स्मार्ट लॉकडाउन में उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना। अच्छा ये बताइएगा, स्मार्ट लॉकडाउन तो अपनी जगह, किस किस्म का मुश्किलात का सामना है? ये बेटे मुश्किलात तो ये हैं कि ये देखें, मैं अभी मेडिकल स्टोर पे जाना था, वो बच्चा बीमार था, मैंने कहा चलिए मैं उसके लिए दवाई ले आऊँ। यकीन करें मैं पूरी मार्केट में सारा इतना बैरियर लगा दिए हुए हैं कि मैं मेडिकल स्टोर पे तक नहीं जा सका। कुल शहरी काफ़ी मुश्किलात का उनको भी सामना है, लेकिन जिला इंतजामिया का यह कहना है कि ये तमाम तारी इक़दामात इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो शहरी हैं वो कोरोना वायरस से महफूज रहे। ये दूसरी जानिब जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनकी ज़ेर निगरानी जो टीमें तश्कील हैं वो यहाँ का रोजाना दौरा कर रहे हैं और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। खुर्शीद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वफाकी दारुल हुकूमत के कोरोना मुतासरा सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। शहरियों ने हुकूमत के इक़दाम को मुस्बत करार दिया। रिपोर्ट करेंगे लमदार बलोच। इस्लामाबाद में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सेक्टर्स को सील किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन वाले सेक्टर्स में G923 मरकज, सेक्टर I834 मरकज और सेक्टर I1012 और मरकज शामिल हैं। शहरियों का कहना था कि हमें इंतजामिया के इक़दामात का साथ देना चाहिए और बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तभी हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर चला रहे हैं, तो आवाम को चाहिए कि वो हुकूमत के साथ इसमें अमल करे और अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए कोशिश करे। जब जो भी इंतज़ाम हुकूमत ने किया हमारे भले के लिए किए हैं। हुकूमत ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं किए बल्कि आवाम के फ़ायदे के लिए किए हैं। और आवाम को भी चाहिए कि खामखा घरों से बाहर ना निकलें बगैर बिला वजह, बगैर ज़रूरत के। इंतजामिया की तरफ से इन सेक्टर्स को कोरोना केसेस सामने आने के बाद मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सील किया गया है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। कुछ मकामात पर शहरी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते भी नजर आते हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए जहां इंतजामिया मुतहरिक है, वहीं शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि अपनी हिफाजत के लिए SOPs पर अमल करें। कैमरा टीम के हमरा अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर की जिलाई इंतजामिया ने लॉकडाउन करदा इलाकों को जरासीम से पाक करने का अमल शुरू कर दिया है। मुतासरा इलाकों में जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे वक़ार हुसैन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है और पुलिस के एहलकार इन इलाकों में पहरे दे रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए न सिर्फ इन इलाकों को बंद किया गया है बल्कि जिले इंतजामिया लाहौर ने लॉकडाउन करदा इलाकों को जरासीम से पाक करने का अमल भी शुरू कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी की निगरानी में शाहदरा के इलाके में धोने का अमल जारी है। हनीफ पार्क को जरासीम से पाक किया गया और हनीफ पार्क के इलाके को मुकम्मल तौर पर धोया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए लॉकडाउन करदा इलाकों को मुकम्मल तौर पर धोया जा रहा है। जिले इंतजामिया की जानिब से इन इलाकों के रिहायशियों से अपील की जा रही है कि वो बिला वजह घरों से न निकलें और इस वबा से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ सैयद वक़ार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। लाहौर में एक तरफ कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है तो वहां सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग किट्स की कमी को दूर नहीं किया जा सका है। डॉक्टर्स का कहना है कि रोजाना फराहम की जाने वाली किट्स की तादाद बहुत कम है। लाहौर से इजलाल हैदर की रिपोर्ट देखिए।
महकमा सेहत के दावे हवा। शहर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना किट्स की किल्लत को पूरा ना किया जा सका। कोरोना वायरस से अब तक 2000 से जायद डॉक्टर्स और अमले के दीगर अफराद मुतासिर हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी सूरत हाल में उन्हें सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। हमारे पूरे पंजाब में, चले लाहौर की बात करें, जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो इतनी कम है कि कोई अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा अपना भी आ जाता है उसके लिए भी नहीं हमें मिल पाता। दूसरी जानिब बढ़ते कोरोना केसेस के बाइस डॉक्टरों का कहना है कि वो अकेले इस मर्ज का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक आवाम भी उनका साथ ना दें। आप लोग जो है ना इस बीमारी को सीरियस लें, घर से जो है ना कम से कम बाहर निकले, घर से जब बाहर निकले तो मास्क पहने, सर्जिकल मास्क की जो है ना एफिकेसी है। शहरियों का कहना है कि सहूलियात तो दूर की बात, अस्पतालों में कोई बात तक नहीं सुनता। सहूलियात तो इधर कोई समझ नहीं आ रही है। जो हमारे मरीज हैं वो घर में बड़े खज्जल खराब हो रहे हैं, यहाँ पे आते हैं बस यही बात बोलते हैं जी कोरोना है, आप अपने मरीजों को अपने घर ले जाएं, यहाँ पे बड़ा खतरा है। दूसरी जानिब पंजाब में कोरोना वायरस के 2538 नए केसेस सामने आने के बाद तादाद 64,216 हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज सूरज ग्रहण होगा। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि सूरज ग्रहण देखने से बिनाई जा सकती है। सूरज ग्रहण बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में देखा जा सकेगा, जहां 85 से 95% तक सूरज चांद के पीछे छुप जाएगा। दिन के औकात में शाम जैसा समा होगा। दौरानिया सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। माहिरीन के मुताबिक 70% सूरज ग्रहण के बाद दर्जा हरारत इंतहाई कम हो जाता है। सूरज ग्रहण सिर्फ फिल्टर वाली ऐनक से ही देखा जा सकता है। माहिरीन फल्कियात की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि सूरज ग्रहण के बाद मुहलिक वबा भी दुनिया से रुखसत हो जाए, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई वबा सूरज ग्रहण के साथ सर उठाती है तो दोबारा सूरज ग्रहण बीमारी के खात्मे का बायस बनता है। उधर कराची में के इलेक्ट्रिक की फुर्तियां फिर शुरू हो गई हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जोर पकड़ने लगी है। शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग से लॉकडाउन के बायस घरों में रहना मुहाल हो गया है। कोरोना से शहरी बाहर निकलने से महरूम हुए तो के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को घरों में भी सताना शुरू कर दिया। शहर भर में बिजली गायब रहना मामूल बन गया। एक तो झुलसाती गर्मी, ऊपर से घरों में महदूद शहरी बगैर बिजली के मछली बेआब की तरह तड़पने लगे हैं। शहर के कई इलाकों में रात गए बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, जबकि शदीद गर्मी ने इलाका मकीनों की परेशानी में इजाफा कर दिया। किमाड़ी भट्टा विलेज में 3 घंटे गैर एलानिया बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। शांति नगर में भी लोड शेडिंग फ्री इलाका होने के बावजूद 1 घंटा बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। गार्डन के इलाके में भी कई घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि लियाकताबाद C1 एरिया में रात 11 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायती मराकज पर शिकायत भी दर्ज कराई गयी, मगर बेसूद रही। कि इलेक्ट्रिक के बहाने अपनी जगह, मगर इस गर्मी में घरों में बिजली के बगैर भला कौन कैद रहेगा। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से की जाने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की नींदें हराम कर दी हैं। सख्त गर्मी के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए हैं। कराची के अक्सर इलाकों में रात से अब तक बिजली गायब है। के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से अशरफ सोलंगी से मजीद जानेंगे। अशरफ, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर कायद में के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। एक तरफ से गर्मी है तो दूसरी जानिब से कोरोना वायरस और ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग हो तो शहरी सख्त परेशान है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर रात गए से अब तक बिजली की जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें महमूदाबाद, सदर, पाकिस्तान चौक, औरंगी टाउन, नाजमाबाद, लियाकताबाद समेत दीगर इलाके जिसमें शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, लांडी, गुलशन जमाल, गुलशन इकबाल के कई इलाके हैं जहां पर लोड शेडिंग अब भी जारी है, जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के इस जो है रवैये का नोटिस ले और उस लोड शेडिंग का खात्मा कराया जाए। शहरियों का ये भी कहना है कि मुख्तलिफ जो है तो औकात में बिजली के जो बिल्स हैं वो भारी भरकम भेजे जाते हैं, लेकिन मिलता उनको लोड शेडिंग ही मिलती है, जिसकी वजह से वो सख्त परेशान है। शहर में गर्मी भी है और गर्मी की वजह से एक तरफ शहरी गर्मी इससे नबद आजमा है तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग के अजाब से जो है परेशान है। मुख्तलिफ इलाकों में जब बिजली चली जाती है तो उस वक्त पानी लाइन का आता है और पानी की वजह से भी शहरी परेशान है, क्योंकि पानी न हो घर में और गर्मी हो और ऊपर से लोड शेडिंग हो तो ये तीनों चीजें जो है उनको शदीद तकलीफ में मुब्तला कर देती हैं। जी
अशरफ, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आरिफवाला में फीड मिल्स मालिकान किसानों से मकई औने पौने रेटों पर खरीदने लगे हैं, जिसके बाद किसान मकई का रेट कम मिलने पर सख्त परेशान हैं। बात करते हैं जावेद रजा से। जावेद, मकई का क्या रेट है और किसानों से किस रेट पर खरीदी जा रही है? जी बिल्कुल, तहसील आरिफवाला मकई की काश्त के लिहाज से मकई का गढ़ माना जाता है। तकरीबन 50% रकबे पर मकई की फसल काश्त की जाती है, लेकिन इस दफ़ा बहारिया मकई के काश्तकार जो हैं वो मकई का रेट कम मिलने पर सख्त परेशान है। फीड मिल्स मालिकान मकई औने पौने रेटों पर किसानों से खरीद रहे हैं। मौजूदा रेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मकई का रेट 900 से 1000 रुपये चल रहा है, जो कि किसानों के मुताबिक बहुत कम रेट है। किसानों का कहना है कि उन्होंने महंगे दामों अद्वियात, बीज, खाद वगैरह खरीद कर फसल मकई तैयार की है, लिहाजा मौजूदा रेट पर तो उनकी फसल पर किए गए अखराजात भी पूरे होना मुश्किल है। यहाँ पर किसानों का कहना है कि मकई का रेट भी गंदम की तरह फिक्स किया जाए या मकई की फरोख्त के लिए रेट बढ़ाने के इकदाम किए जाए ताकि वो खसारे से बच सकें। जावेद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर लालिया में कई देहातों को मिलाने वाला नहर का पुल खस्ता हाली का शिकार है। पुल के अतराफ हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद जान लेते हैं शकील अब्बास से। शकील, पुल के अतराफ हिफाजती इकदाम क्यों नहीं किए गए? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तहसील लाले के नवा इलाके मौजा शेखन में, जहाँ पर हुकूमत बदली, इक़्तिदार बदले, मगर ना बदली तो मौजा शेखन की आवाम की किस्मत ना बदली। यहाँ पर नहर पर बनाया गया पुल खस्ता हाली की शिकार है। पुल की 4 दीवारें न होने की वजह से यहाँ पर आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं और यहाँ पर इंसान की कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ इलाके की कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इस बारे में क्या कहते हैं। भाई जी तुम देख सकते हो कि अपना लोग काफ़ी गुजर रहे हैं। रस्ता वैद कड़ा शेखन ते शेखन पिंड नूं मिलावन वाला एक वैद है पुल है। इस तो इलावा काफ़ी देहात हैं इस रस्ते ते अगे आमदन ते आए रोज़ इत्थे हादसात भी होंदे हैं, लेकिन जिले इंतजामिया बार बार यानी कि दसन के बावजूद उन्हें कोई एक्शन नहीं इस लिया। उन्होंने चाहिए कि जिस तरह रस्ता बन रहा है बाकी इस पुल का भी कोई इस तरीके नाल कोई इंतजाम किया जाए कि लोगों को सहूलत हो। काफ़ी इतने एक्सीडेंट पहले हो चुके हैं तो होर भी कीमती जाना ज़ाया होने का इंदेशा है कि इतने मजीद ना कोई ऐसा कोई हादसा ना हो। इस तो पहले कि उन्होंने बंदा आखे कि भी वो अपने आके तो मुरम्मत करा दें या कोई हल करा दें। जी बिल्कुल, शहरों का यही कहना था कि हमने कई बार इंतजामिया के इस मसले के बारे में आगाह किया, मगर इंतजामिया ने हमारे इस मसले को अभी तक हल नहीं किया और यहाँ के लोगों को यही कहना था कि हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमारे यहाँ इंसानी कीमतें जाने जाए वो ज़ाया ना हों। जी शकील अब्बास अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे के करीबी गांव सियाबी नाले के कटाव की जद में आ जाते हैं। मकामी इंतजामिया नाले के अतराफ को पुख्ता करने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं कर रही है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अली आलम से, जो कि इस वक्त कंदूस नाले पर मौजूद हैं। अली, नाले के अतराफ की आबादी वे जो इलाके हैं वहां पर क्यों उनको पुख्ता नहीं किया जा रहा? में मौजूद हूँ सतह समंदर से 12,000 फुट बुलंदी पर वाक़ जिला गांचे के सबसे दूर अफ्तादा और पासमानदा जो यूनियन कौंसिल हैं कुंदस में, यहाँ पर आवाम को इस दौरे जदीद में भी ज़िंदगी के तमाम तर सहूलियात से महरूम हैं। यहाँ के आवाम हेल्थ, एजुकेशन, खुसूसन टेली कम्युनिकेशन के निज़ाम से यकसर तौर पर महरूम है। यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस दौर में ज़च्चगी के दौरान यहाँ पर लोगों को यहाँ से खपलो ले जाने के लिए कच्चे सड़क हैं और सड़कों की यहाँ पर जो ख़राब सूरत हाल होने की वजह से यहाँ पर सफ़र करने में भी मुश्किलात पेश आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो टेली कम्युनिकेशन या कोई भी यहाँ पर मोबाइल सर्विस नहीं है, जिस वजह से लोगों को शहरों में मौजूद अजीज़ व अकारीब से राब्ता करने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा यहाँ पर जो कुदरती आफात और दीगर जो इमरजेंसी हालात में यहाँ से इंतजामिया के साथ राब्ता करने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। 12,000 फुट सतह समंदर से बुलंदी पर होने के बावजूद भी इस एरिया को हार्ट एरिया डिक्लेयर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तमाम तरह जो बुनियादी सहूलियात हैं उससे यहाँ के लोग महरूम हैं। यहाँ के आवाम का कहना है कि यहाँ पर जो खुसूसन इनके सड़कों को बेहतर किया जाए, एजुकेशन के निज़ाम को यहाँ पर बेहतर किया जाए, हेल्थ की यहाँ पर जो सहूलियत है वो बेहतरीन सहूलियत यहाँ फराहम किया जाए, खुसूसन यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन मोबाइल की जो सर्विस है यहाँ पर इन इलाकों में यहाँ पर जो फराहम किया जाए। मोहम्मद अली आलम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और कोरोना वायरस ने जहां मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है, वहीं इस वायरस के बायस शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में फूलों और दूसरी अशिया की सजावट करके रोजी रोटी करने वाले दुकानदारों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। दुकानदारों का कहना है कि काम बुरी तरह ठप हो जाने के बायस हमारे घरों में नौबत फाको तक आन पहुंची है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक।
शादी ब्याह और दीगर खुशियों की तकरीबात में फूलों और दूसरी सजावट की अशिया का इस्तेमाल आम किया जाता है, मगर कोरोना वायरस की वबा के बायस शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर सख्त तरीन पाबंदी आयद है। डेकोरेशन का काम ना होने के बायस डेकोरेशन मार्केट के दुकानदार बेहद परेशान है। मौजूदा लॉकडाउन में जिस तरह दूसरी सनतों को, सेक्टर को बंद होने से नुकसान पहुंचा है, इसी तरह जो हमारा शादी के सिलसिले में जो मार्केट है शादी ब्याह के सामान की, उनको भी शदीद धचका लगा है और बिलखसूस मैरिज हॉल बंद होने की वजह से तो ये कारोबार ठप होकर रह गया है। अब बिल्कुल सादा तकरीबात तो कहीं मुनक्कद हो रही हैं बिल्कुल महदूद घरों में, लेकिन जब तक मैरिज हॉल नहीं खुलेंगे, मैरिज हॉल से वाबस्ता लाखों लोग भी बेरोज़गार हैं, तो मेरी हुकूमत से अपील है कि मैरिज हॉल को भी खोला जाए SOPs के तहत, जिससे मैरिज हॉल के जो मामलात हैं वो भी चलें और उसके साथ साथ उससे वाबस्ता जो सनत है, हमारी जो मार्केट है, वो भी चलेगी। दुकानदारों का कहना है कि हमारे घरों के चूल्हे अब बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं, हमारे पास अब इतने पैसे भी नहीं कि हम अपनी दुकान का किराया ही अदा कर सकें। लॉकडाउन की वजह से जो तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो हमारा डेकोरेशन वाला, मैरिज हॉल वाला और शादी ब्याह का है। लॉकडाउन को तकरीबन 3 महीने हो गया, लेकिन ये 15 दिन पहले ही बंद हो गया था हमारा कारोबार, क्योंकि शादियों पर मुकम्मल पाबंदी है, कोई गैदरिंग नहीं हो रही। हमारे जो कारीगर से तकरीबन हर दुकानदार ने आज लोगों को छुट्टियां दे दी हैं और हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। जितने भी हमारे मुलाजम थे उन्होंने वो एहसास प्रोग्राम में मैसेज भेजे हैं, सबका माजरत कहा है, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। दुकानदारों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जहां दूसरे शोबों को रिलीफ फराहम किया गया है, वहीं डेकोरेशन के शोबे के लिए भी कोई खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए, ताकि डेकोरेशन मार्केट के छोटे दुकानदारों के मुआशी हालात में थोड़ी सी बेहतरी आ सके। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज सूरज ग्रहण है और मुल्क में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया है, जबकि तिबी माहिरीन ने खबरदार भी किया है कि सूरज ग्रहण देखने से बिनाई जा सकती है, इसलिए सूरज ग्रहण को देखने से गुरेज किया जाए। सूरज ग्रहण बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में देखा जा रहा है, जहां 85 से 95% तक सूरज चांद के पीछे छुप जाएगा। दिन के औकात में शाम जैसा समा है। दौरानिया सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है, जबकि दोपहर 1 बजे तक रहेगा। माहिरीन के मुताबिक 70% सूरज ग्रहण के बाद दर्जा हरारत इंतहाई कम हो जाता है, जबकि सूरज ग्रहण सिर्फ फिल्टर वाली ऐनक से ही देखा जा सकता है। माहिरीन फल्कियात की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि सूरज ग्रहण के बाद मुहलिक वबा भी दुनिया से रुखसत हो जाए, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई वबा सूरज ग्रहण के साथ सर उठाती है तो दोबारा सूरज ग्रहण बीमारी के खात्मे का सबब बनता है। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद में 9:50 पर सूरज ग्रहण लगेगा। कोयटा में 9:35 पर सूरज को ग्रहण लगेगा, जबकि कोयटा में 11:06 पर ग्रहण इंतहा और 12:49 पर इख्तिताम होगा। कराची में 10:59 पर ग्रहण इंतहा और 12:46 पर इख्तिताम होगा। कराची के जनूबी इलाकों में 92% और सक्खर में 100% देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया है और गवादर में सूरज को ग्रहण लग गया है। इस्लामाबाद में 9:50 पर सूरज को ग्रहण लगेगा। कोयटा में 9:35 पर सूरज ग्रहण लगेगा, जबकि कोयटा में 11:06 पर ग्रहण इंतहा और 12:49 पर इख्तिताम होगा। कराची में 10:59 पर ग्रहण इंतहा और 12:46 पर इख्तिताम होगा, जबकि कराची के जनूबी इलाकों में 92% और सक्खर में 100% देखा जा सकेगा। सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे भी बात कर लेते हैं। सज्जाद, सूरज ग्रहण लगा है, क्या कहना है माहिरीन का इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में 11:25 पर ग्रहण जो है इंतहा को पहुंचेगा और जो बाकायदा तौर पर आगाज है मुल्क भर में वो हो चुका है। और 9:20 पर महकमे मौसमियात की तरफ से कहा जा रहा था कि गवादर से इसका आगाज होगा सूरज ग्रहण का, जो कि अब बाकायदा तौर पर हो चुका है। और इस्लामाबाद में 9:50 पर ये सूरज ग्रहण का जो है आगाज होगा और कोयटा में 9:35 पर सूरज ग्रहण का जो है वो आगाज होगा। इसी तरह 11:06 पर ग्रहण इंतहा पे होगा और 12:49 पर ये जो है इख्तिताम हो जाएगा। इस तरह हम बात कीजिए कराची के हवाले
हवाले से तो साहिली इलाके में 10:59 पर ये गिरन जो है इंतहा को पहुंचेगा और 12:46 पर इख्तिताम होगा। और कराची के जनूबी इलाकों में 92% और इस सखर में और 100% तक ये जो है देखा जा सकता है। इस तरह इस्लामाबाद में सूरज गिरन जो 81.99% जो है वो तक वाजे होगा। इस तरह महकमे मौसम के साथ साथ तबी माहिरीन का ये कहना है कि जो लोग हैं वो इस गिरन के दौरान घर से बाहर निकलने में एहतियाती का मुजाहरा करें और सूरज की तरफ कम से कम देखें और बिल्कुल किसी कैमरे से भी इसको जो है अक्स बंद करने की कोशिश न की जाए, क्योंकि उससे भी बेनाई जा सकती है, उससे भी काफी सेहत के मसाइल सकते हैं। इस तरह जो दीगर अगर देखा जाए दीगर शहर में है वो उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में 9:56 पर ये सूरज गिरन का जो बाकायदा आगाज होगा। इस तरह गिलगित में 11:30 पर गिरन जो है इंतहा और 1:08 पर जो इसका इख्तिताम होगा। जी सही। सज्जाद ये बताएगा, ये रिंग ऑफ फायर है, सूरज ग्रहण लगा है, आग के दायरे की शक्ल की सूरज ग्रहण की खास बात है क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये दूसरी मरतबा ये पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण देखा जा रहा है। इसके बारे में तबी माहिरीन और जो फल्कियात का इल्म रखते हैं वो ये कहते हैं कि बहुत कम ही ऐसा देखने में आ रहा है कि जैसे सूरज ग्रहण लगे। इसके पहले चांद ग्रहण तो काफी मरतबा है देखा गया पाकिस्तान में, लेकिन जो सूरज ग्रहण ये दूसरी मरतबा अभी तक देखा जा रहा है। तो इसके बारे में हमारे फल्कियात जो हैं उनका ये कहना है कि ये बहुत कम औकात में होता है, लेकिन इसमें भी कुछ राज पोशीदा है खुदावंद मुताल के। तो इसके बारे में फिलहाल मेरी तरफ से कहना कब्ल वक्त होगा कि क्योंकि अभी तक माहिरीन की तरफ से कुछ वाज़ेह तौर पर बताया नहीं है कि क्यों लगता है और उससे क्या वजूहात होती है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद आपका। बलूचिस्तान के नए माली साल के टैक्स फ्री बजट पर अवाम ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया है। शहरी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत ने अपने दावों के बरक्स बजट में अवामी उमंगों, जरूरियात और चैलेंजेस का कोई ख्याल नहीं रखा। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। बलूचिस्तान के अरबों रुपए खसारे पर मुश्तमिल नए माली साल के टैक्स फ्री बजट को सूबाई हुकूमत ने तो अवाम दोस्त होने का दावा किया था, लेकिन बजट पेश होने के बाद सामने आने वाले आदादो शुमार ने अवाम को वफाकी हुकूमत की तरह मायूसी से दोचार किया है। शहरी कहते हैं कि तब्दीली, अवामी खिदमत और आए रोज बढ़ती हुई महंगाई में अवाम को रिलीफ फराहम करने की दावेदार मौजूदा मखलूत हुकूमत ने पिछले साल की तरह इस साल भी बजट में अवाम से किए गए किसी वादे को अमली जामा नहीं पहनाया। इनमें से आवाम को कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ ये जो मिनिस्टर लोग हैं, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को ये फायदा नसीब होगा। इमरान खान की हुकूमत के गुब्बारे से ऐसी हवा निकली जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के गुब्बारे से निकली है, इसी तरह ही निकली। आम आदमी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ इस तरह से बजट पेश करे ताकि आम आदमी का कीमत खरीद जो है ना उनको फायदा हो, यानी कि कीमत इस्तात किसी आवाम में बिल्कुल है ही नहीं, आवाम बिल्कुल मर चुका हुआ है। वहाँ महंगाई जितनी % बढ़ती है उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं बढ़ा। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक बजट में करप्शन के खात्मे और गुड गवर्नेंस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है, इसीलिए रवां साल सूबे में माली मसाइल में कमी की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। असल सबब ये है कि इनके ऊपर लेबिलिटीज बढ़ते जा रहे हैं, जो तरक्याती काम है वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, वो उस काम को छोड़ते छोड़ते इनके ऊपर जो डिफिशिएंसी आ जाती है उसके ऊपर रेट बढ़ते जा रहे हैं, उनके जो पिछले वाले वो है उसको पूरा नहीं कर पा जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। उसको एक दूसरी बात ये कि ओवर एम्प्लॉयमेंट किया उन्होंने, लोगों को इसके तनख्वाहों में और उसमें उन्होंने इतने ओवर एम्प्लॉयमेंट किया जिसको वो कर नहीं पा सकते। हर वक्त उनके बजट जो है खसारे में रहता है। सूबाई बजट में कोई ऐसी चीज़ तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वज़ीर आला साहब को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। नए माली साल के सूबाई बजट का खसारा भी गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा सामने आया है और माहिरीन के मुताबिक बजट में तमाम तर दावों के बावजूद अहम नौयत के अवामी मसाइल को यकसर नजरअंदाज किया गया है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दो टोक अंदाज में कहा है कि बहरान पैदा करने वाले माफियाज को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, हर किस्म के माफियाज का मुकाबला करना और उन्हें बेनकाब भी करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें चीनी बहरान के बाद कानूनी कार्रवाइयों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में चीनी बहरान फॉरेंसिक रिपोर्ट पर कानूनी इक़दामात से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। कोर कमेटी ने चीनी माफिया समेत हर किस्म के माफिया से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के फैसले पर भी एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोग समझ रहे हैं कि शुगर माफिया का मामला दब गया, लेकिन ये मामला दबेगा नहीं। शुगर माफिया के पीछे हूं, इसे मंतक़े अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा, क्योंकि शुगर माफिया से हुकूमत नहीं अवाम मुतासिर हुए हैं। इजलास में हेल्थ सेक्टर में कानून साजी के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात का पैकेज लाएंगे, ख़वातीन और कमजोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन में तरामीम की जाएंगी।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोरोना पर वफाकी हुकूमत का रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कहते हैं कोरोना की सूरत हाल में सिंध के 229 अरब रुपए कम करना सूबे के साथ नाइंसाफी है। आप कहते हैं कि सूबे खुद मुकाबला करें मगर पैसा कम दिया जाता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम और तहरीक इंसाफ को रवैया तब्दील करने का मशवरा भी दे दिया। एक रियासत में, एक मुल्क में इस किस्म का चैलेंजेस आते हैं तो जो हुकूमत वक्त होते हैं वो यूनिटी कायम करते हैं ताकि जो वो फॉल्ट लाइंस है और जो इश्यूज है वो एग्रवेट नहीं हो जाते हैं। PTI की हुकूमत ने जब से ये वबा आई है हर वो मुतनाज़ा और इशू छेड़ा है और हमारा जो पोलराइजेशन की एनवायरनमेंट है उसमें इजाफा किया है। जो बजट पेश किया गया सारी सियासी जमातें ने रिजेक्ट भी किया है। अगर ये पैंडेमिक बजट होता तो सारी सियासी जमातें सपोर्ट करता। जब आप कह रहे हो कि सूबाई हुकूमतें मुकाबला करें, जब आप कह रहे हो कि हम अपना सूबाई बजट को इस्तेमाल करें, ऊपर से हम उस बजट में आप 229 बिलियन रुपीस कम देते हो। और ये नाइंसाफी सिर्फ सिंध के साथ नहीं हो रहा है, पंजाब को भी 400 बिलियन कम मिला है। ये वक्त था सूबाई हुकूमतों को सपोर्ट करने का। वजीर मवासलात मुराद सईद ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि बिलावल महज बयानात तक महदूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कुछ करती है ना किसी को करने देती है। मुराद सईद ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की देखने के लिए दौरे की दावत भी दे डाली। इमरान खान एक काज लेके आए हैं और वो काज है पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे का, और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। और हमारे जो बड़े प्रोग्रामात हैं उससे वाज़ेह हैं मौजूदा हुकूमत की तरजीहात। तो इस पे तो आपको सियासत करने की बजाय आज 10% कोटा जो बड़ा है सिंध के लोगों के लिए, क्योंकि गुर्बत वहां पे ज्यादा थी, गुर्बत बढ़ती गई, आपकी हुकूमत थी, आपने इक़दामात नहीं किए, आप अपने हल्के में वहां पे लोगों की खिदमत के लिए नहीं पहुंचते और सिर्फ बयानात तक सपासनामे और खबरनामे पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये आपका कसूर है, लेकिन हम अपने लोगों की खिदमत से खुद को नहीं रोक सकते। और एक बार फिर से आपको बताएं कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया है। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण आज सुबह 9:26 पर लगेगा। सूरज रोशनी के गोल दायरे या छल्ले की मानद नजर आएगा और रिंग ऑफ फायर का यह मंजर पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। सूरज ग्रहण दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में तो मुकम्मल तौर पर सूरज ग्रहण है। जमीन और सूरज के दरमियान जब चांद हायल होगा तो सूरज को ग्रहण लग जाता है और आज ये अमल शुरू हो गया है सुबह 9:26 से और 1 बजे तक गालिबन जारी रहेगा। लाहौर में 11:26 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। चांद सूरज की किरणें जमीन तक आने से रोकेगा और यूं दिन में भी शाम का मंजर होगा। इस जमन में चेयरमैन स्पेस साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से कहा गया है कि सूरज ग्रहण का मौसम और माहौल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, जमीन पर भी इसके असरात मनफी नहीं होते। जबकि माहिर अमराज चश्म का कहना है कि ग्रहण के वक्त सूरज की जानिब देखने से बिनाई खत्म हो सकती है, इसलिए लोग घरों में रहें और बच्चों को भी बाहर मत निकलने दें। दूसरी जानिब माहिर फल्कियात का कहना है कि सूरज ग्रहण महज अजराम फल्की की गर्दिश का हिस्सा है। ग्रहण के हवाले से लोगों में फैली बातें महज तोहमात हैं। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया है। गवादर में सूरज को ग्रहण लग गया। इस्लामाबाद में 9:50 पर सूरज ग्रहण लगेगा। कोयटा में 9:35 पर सूरज को ग्रहण लगेगा। कोयटा में 11:06 पर ग्रहण इंतहा और 12:49 पर इख्तिताम होगा। कराची में 10:59 पर ग्रहण इंतहा और 12:46 पर इख्तिताम होगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद में 9:50 पर सूरज ग्रहण लगेगा। कोयटा में 9:35 पर सूरज को ग्रहण लगेगा, जबकि 11:06 पर ग्रहण इंतहा और 12:49 पर इख्तिताम होगा। कराची में 10:59 पर ग्रहण इंतहा और 12:46 पर इख्तिताम होगा, जबकि कराची के जनूबी इलाकों में 92% और सखर में 100% देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में देखा जा सकेगा, जहां 85 से 95% तक सूरज चांद के पीछे छुप जाएगा। दिन के औकात में शाम जैसा समा होगा। दौरानिया सुबह 9 बजे से शुरू दोपहर 1 बजे तक रहेगा। माहिरीन के मुताबिक 70% सूरज ग्रहण के बाद दर्जा हरारत इंतहाई कम हो जाता है। सूरज ग्रहण सिर्फ फिल्टर वाली ऐनक से ही देखा जा सकता है। माहिरीन फल्कियात की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि सूरज ग्रहण के बाद मोहलिक वबा भी दुनिया से रुखसत हो जाए, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई वबा सूरज ग्रहण के साथ सर उठा
उठाती है तो दोबारा सूरज ग्रहण बीमारी के खात्मे का बायस बनता है। सूरज ग्रहण की खास बात के हवाले से अगर देखा जाए तो रोशनी आग के दायरे की शक्ल का सूरज ग्रहण, जबकि सूरज ग्रहण की खास बात यह है कि इस दौरान चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और हालिया सूरज ग्रहण के दौरान सूरज चांद की पुष्ट से रोशनी के गोल दायरे या छल्ले की मानद नजर आएगा। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जुज़वी और कहीं मुकम्मल तौर पर रोशनी का हाला देखा जा सकेगा, जबकि गवादर, सखर और लाड़काना में सूरज ग्रहण के दौरान रिंग फायर का मंजर देखा जा सकेगा। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि सूरज ग्रहण के दौरान बराह रास्त सूरज का मुशाहिदा न करने की हिदायत है, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि सूरज ग्रहण से मुंसलिक साइंस में कोई हकीकत नहीं है। जो भी बातें की जाती हैं मगर सूरज को बराह रास्त देखने से बनाई जा सकती है जो नाकाबिले वापसी है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि सूरज ग्रहण के इंसानी सेहत और मूड पर कोई असरात मुरतब नहीं होते। ताहम अगर सूरज ग्रहण को देखना हो तो कुछ लम्हों के लिए ऐसी ऐनक का इस्तेमाल करें जो सूरज की शुआओं से महफूज रखती है। कराची में सूरज ग्रहण का आगाज 9:26 पर जबकि इख्तिताम 11:40 पर होगा और इस वक्त ग्रहण अपने उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण के दौरान चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और हालिया सूरज ग्रहण के दौरान सूरज चांद की पुष्ट से रोशनी के गोल दायरे या छल्ले की मानद नजर आएगा। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जुज़वी और कहीं मुकम्मल तौर पर रोशनी का हाला देखा जा सकेगा, जबकि गवादर, सखर और लाड़काना में सूरज ग्रहण के दौरान रिंग फायर का मंजर भी देखा जा सकेगा। लाहौर में 11:26 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा, जबकि चांद सूरज की किरणें जमीन तक आने से रोकेगा और यूं दिन में भी शाम का मंजर नजर आएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज सूरज ग्रहण है। टीवी माहिरीन ने खबरदार किया है कि सूरज ग्रहण को देखने से बिनाई भी जा सकती है। इस्लामाबाद में 9:50 पर सूरज ग्रहण लगेगा, जबकि कोयटा में 9:35 पर, कोयटा में 11:06 पर ग्रहण इंतहा और 12:49 पर इख्तिताम होगा। कराची में 10:59 पर ग्रहण इंतहा और 12:46 पर इख्तिताम होगा, जबकि कराची के जनूबी इलाकों में 92% और सखर में 100% देखा जा सकेगा। माहिरीन का कहना है कि सूरज ग्रहण का मौसम और माहौल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, जमीन पर भी इसके असरात मनफी होते हैं, जबकि माहिर अमराज चश्म का कहना है कि ग्रहण के वक्त सूरज की जानिब देखने से बिनाई खत्म हो सकती है, इसलिए घरों में रहें और बच्चों को भी बाहर मत निकलने दें। दूसरी जानिब माहिर फल्कियात का कहना है कि सूरज ग्रहण महज अजाम फल्की की गर्दिश का हिस्सा है। ग्रहण के हवाले से लोगों में फैली बातें महज तोहमात हैं। सूरज ग्रहण के दौरान चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। हालिया सूरज ग्रहण के दौरान सूरज चांद की पुष्ट से रोशनी के गोल दायरे की मानद नजर आएगा। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जुज़वी और कहीं मुकम्मल तौर पर रोशनी का हाला देखा जा सकेगा, जबकि गवादर, सखर और लाड़काना में सूरज ग्रहण के दौरान रिंग फायर का मंजर देखा जा सकेगा। डायरेक्टर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि कराची में सूरज ग्रहण का आगाज 9:26 पर होगा, जबकि 11:40 पर ग्रहण अपने उरूज पर होगा। माहिरीन ने पेशगोई की है कि दिन का उजाला खत्म होकर शाम का समा बांधेगा, जबकि 21 जून साल का तवील तरीन दिन भी होता है। सूरज ग्रहण के दौरान बराह रास्त सूरज का मुशाहिदा न करने की हिदायत भी की गई हैं, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि सूरज ग्रहण से मुंसलिक तमाम तर बातें साइंस में कोई हकीकत नहीं रखती, मगर सूरज को बराह रास्त देखने से बिनाई जा सकती है, जो कि नाकाबिले वापसी है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि सूरज ग्रहण के इंसानी सेहत और मूड पर कोई असरात मुरतब नहीं होते। ताहम अगर सूरज ग्रहण को देखना है तो कुछ लम्हों के लिए ऐसी ऐनक का इस्तेमाल करें जो सूरज की शुआओं से महफूज रखती हों। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया है। गवादर में सूरज को ग्रहण लग गया। इस्लामाबाद में 9:50 पर सूरज ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया है। कराची में 10:59 पर ग्रहण इंतहा और 12:46 पर इख्तिताम होगा, जबकि कराची के जनूबी इलाकों में 92% और सखर में 100% देखा जा सकेगा। कोयटा में 11:06 पर ग्रहण इंतहा और 12:49 पर इख्तिताम होगा। इस्लामाबाद में 9:50 पर सूरज ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया है। गवादर में सूरज को ग्रहण लग गया है, जबकि अगर इसकी तफसील की बात की जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों में तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि सूरज ग्रहण देखने से बिनाई जा सकती है। सूरज ग्रहण बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में देखा जा सकेगा, जहां 85 से 95% तक सूरज चांद के पीछे छुप जाएगा,
दिन के औकात में शाम जैसा समा होगा। दौरानिया सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। माहिरीन के मुताबिक 70% सूरज ग्रहण के बाद दर्जा हरारत इंतहाई कम हो जाता है। सूरज ग्रहण सिर्फ फिल्टर वाली ऐनक से ही देखा जा सकता है। माहिरीन फल्कियात की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि सूरज ग्रहण के बाद मोहलिक वबा भी दुनिया से रुखसत हो जाए, क्योंकि आमतौर पर जब भी वबा सूरज ग्रहण के साथ सर उठाती है तो वो सूरज ग्रहण के साथ ही खत्म भी हो जाती है। सूरज ग्रहण दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा, जबकि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में तो मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। जमीन और सूरज के दरमियान जब चांद हायल होगा तो सूरज को ग्रहण लग जाएगा और आज ये अमल शुरू हो गया है। सुबह 9:26 पर यह जारी हुआ और उसके बाद दिन 1 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर में 11:26 पर सूरज ग्रहण अपने अरूज पर होगा। चांद सूरज की किरणें जमीन तक आने से रोकेगा और यूं दिन में भी शाम का मंजर होगा। इस ज़िमन में चेयरमैन स्पेस साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी का कहना है कि सूरज ग्रहण का मौसम और माहौल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। सज्जाद काज़मी से मजीद बात कर लेते हैं। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, सूरज ग्रहण का जो है बाकायदा तौर पर आगाज जो है और पाकिस्तान में तो हो चुका है, लेकिन अभी बात करें तिब्बी माहिरीन के हवाले से, तिब्बी माहिरीन के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि शहरियों को चाहिए कि सूरज ग्रहण को, क्योंकि दर्जात में वाज़ेह कमी आ जाती है, तो इस वजह से इनको चाहिए कि सूरज की तरफ से कम निगाह करे और दूरबीन से भी देखने की कोशिश न करे। इसके साथ साथ अक्स बंद करने की भी किसी कैमरे से कोशिश न की जाए, क्योंकि ये काफी नुकसानदेह हो सकता है। बिलखुसूस बिनाई के लिए काफी जो है मुज़र साबित हो सकता है इसको सूरज को इस तरह देखना। उसके साथ साथ महकमे मौसमियात की तरफ से आज ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क भर में बेशतर इलाकों में सूरज ग्रहण देखा तो जा सकेगा। इसके साथ साथ सूरज ग्रहण बलूचिस्तान के सारे इलाके, शुमाली सिंध और जनूबी पंजाब में ज्यादातर ये देखा जा सकता है। इस तरह अगर जो सूरत हाल देखा जाए इस्लामाबाद के हवाले से, तो इस्लामाबाद में 9:50 पे यानी कि अब से आगाज हो चुका है बाकायदा तौर पर, और जो कि 11:25 पर जो है और अरूज पर होगा। उसके साथ साथ 1:10 पर जो इख्तिताम की तरफ गामजन होगा। इस तरह लाहौर में भी अब बाकायदा जो आगाज है 9:48 पर होगा और अब महकमे मौसमियात की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सूरज का 91% हिस्सा जो है चांद के पीछे छुप जाएगा, और जिसके बाद लाहौर की सूरज ग्रहण का इख्तिताम जो है 1:10 पर जो है होगा और इस्लामाबाद में 1:05 पर होगा। और इसके साथ साथ दर्जात में काफी जो कमी आ जाती है। हमारे अमराज चश्म जो कहते हैं कि ग्रहण के दौरान सूरज की तरफ देखने वालों की आंखें के पर्दे का मरकजी जो हिस्सा है वो काफी मुतासर होने का इम्कान होता है। तो इसके साथ इस्लामाबाद में साल 2020 का ये पहला सूरज ग्रहण है जो कि अब उसका बाकायदा आगाज हो चुका है। जी सही। सज्जाद ये भी बताएगा, माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि कोरोना वबा का खात्मा भी इससे हो सकता है, क्या ऐसा है? जी सज्जाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? सज्जाद हमें अपडेट कर रहे थे। सज्जाद आपका फिल वक्त शुक्रिया। असलम खोकर हमारे साथ मौजूद है। असलम, सूरज ग्रहण इस वक्त शुरू हो चुका है, तिब्बी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि सूरज ग्रहण के साथ कोरोना वबा का खात्मा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद जिस तरह पूरी दुनिया में जो सूरज ग्रहण का बताया गया और सूरज ग्रहण जो है वो पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में बताया गया था 10:49 पे जो है वो इसका जो शुरू हो जाना है और 11:25 पे बताया जा रहा है कि सूरज ग्रहण जो है वो अपनी इंतहा पे होगा। उसके बाद ये जो है 1:06 पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। इस्लामाबाद में जो बताया जा रहा है महरे फल्कियात की जानिब से कि 81.99% जो है वो जो सूरज ग्रहण रहेगा। मैं आपको बताता चलूं कि इस हवाले से जो बताया जा रहा है बकायदा जो महर फल्कियात है उनकी जानिब से भी डॉक्टर्स की जानिब से भी कि ये जो इस दफा का जो सूरज ग्रहण है वो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वो इस हवाले से कि ये जो है वो बदहाली और उसके अलावा जंगों का शख्साना बताया जा रहा है। यानी ये जो इस वक्त जो सूरज ग्रहण है और खासतौर पर जो कोरोना की सूरत हाल में और इस वबा की सूरत हाल में है और जो मदार सूरज के दूसरे जो सियारे हैं उनका मदारों में घूमने के हवाले से बताया है। कुदरती अमल जो होता है उस हवाले से बता रहे हैं कि जो 3-4 सियारे हैं वो अपनी उलट सिमत में चल रहे हैं। तो ये कुदरत का निजाम है, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी जो हुक्म होता है वही होता है। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो सूरज ग्रहण है वो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई डायरेक्ट इनको देखेगा, बरह रास्त सूरज को देखेगा तो उससे आंखों को भी नुकसान हो सकता है, उससे बिनाई का भी मसला बन सकता है। जहां तक कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से है, बताया तो यही जा रहा है कि ये उनके लिए बेहतर हो सकता है, साबित हो सकता है कोरोना वायरस को हवाले से। लेकिन कहना वही है कि जैसे अल्लाह ताला का हुक्म होगा ये तमाम मामलात ऐसे होंगे। इस्लामाबाद में जो है
इस वक्त सूरज गिरन का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, लेकिन 11:06 पर जो है वो सूरज की इंतहा होगी। मेरा कैमरामैन अच्छे सती अगर आपको दिखाए तो इस वक्त जो सूरज इस्लामाबाद में नजर आ रहा है वो आपको कैमरे की आंख से दिखा सकेगा, क्योंकि हम बरह रास्त जो है वो उसको नहीं देख सकते, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि जो कल से बताई जा रही थी चीजें, यही बताया जा रहा था कि आज जो सूरज लगेगा उसमें महरीन नजूम और इल्म फल्कियात का ये कहना है कि ये सदी का बदतरीन सूरज है, गिरनों में से एक होगा। और उलमा कराम ने इस हवाले से मशवरा दिया है कि नमाज कसूफ जो है वो अदा की जाए। ये नमाज कसूफ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब सूरज गिरन या सूरज चांद होता है तो जब चांद का गिरन होता है तो उसमें ये अदा कर दी जाती है। अतः उनका इनमें यही कहना है कि इसमें अब बदहाली और जंगू का जो शख्साना बताया जा रहा है। अल्लाह ताला इस हवाले से करम करे, अल्लाह ताला अपने रहम करे तमाम दुनिया पर, तमाम मुसलमानों पर, हम पर, पूरे पाकिस्तान पर और पूरी अवाम पर। ताहम पहले हम जो है वो कोरोना वायरस की वबा से जो है वो गुजर रहे हैं, उस हवाले से मामला जो है चल रहे हैं, काफी ज्यादा जो है हर तरफ से मुसीबत जो है वो पाकिस्तान पर आई हुई है, पाकिस्तान के लोगों पर आई हुई है, बल्कि पूरी दुनिया पर अगर हम बात करें तो है। तो अब ये सूरज गिरन की जिस तरह की सूरत हाल बता रहे हैं उस हवाले से अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन कुदरत का निजाम है और कहा यही जाता है कि कुदरत जो है, नेचर जो है वो अपना बदला लेती है। और नेचर जब अपना बदला लेती है, जैसे कि हमने इस जमीन को जो है वो हर तरह से गंदा कर दिया है, मैं ये अल्फाज करूंगा हर तरह से हमने गंदा कर दिया, लेकिन उसमें ये तमाम तर सूरत हाल चल रही है। लेकिन एक असूल है नेचर का कि नेचर जो है वो इंसाफ नहीं करती, नेचर जो है वो तवाज़न में लेके चलती है, तमाम तर चीजों को वो फिर बराबर कर देती है। उसमें फिर जो सब्ज होता है, जो खुश्क होता है, उसको नहीं देखा जाता, बल्कि नेचर जो है वो अपनी जो उसके साथ किया जाए तो वो फिर उसका बदला भी लेती है। बाकी अल्लाह ताला का एक निजाम है, अल्लाह पाक जो है हम सब पर करम करे। सूरज गिरन का जो इस्लामाबाद में इस वक्त जो अमल है वो सूरज शुरू हो चुका है, कम है, लेकिन इसकी इंतहा जो है वो 11:06 पे बताई जा रही है। और ये दौरानिया जो है वो 11:06 से लेकर 1 बजे के बाद तक जो है वो जारी रहेगा। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो है अभी कराची में भी जो है वो इसका मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुका है। सूरज गिरन के हवाले से मामला जो है चल रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ये बताया जा रहा है कि 81.99% जो है वो सूरज गिरन यहाँ इस्लामाबाद में रहेगा। जी असलम खोकर, आप इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि लाहौर में भी सूरज ग्रहण का आगाज हो चुका है, और न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का आगाज हो चुका है, और ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में इंतहा पर होगा। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इजलाल हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। इजलाल, लाहौर में सूरज ग्रहण का आगाज हो गया है, सूरज ग्रहण इंतहा पर किस वक्त में होगा? जी, साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण जो है वो आज उसका आगाज हो चुका है। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी उसका आगाज हो चुका है, और इस दौरान सूरज की रोशनी जो है वो मध्यम होना शुरू हो चुकी है। और 21 जून साल का तवील तरीन दिन भी होता है, और इस दिन जो है वो सूरज ग्रहण लग चुका है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये दौरान जो साल 2020 का है, जो रवां साल 2020 में दुनिया भर में। ठीक है इजलाल, आप लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।